कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश करीब 50 दिनों से लॉकडाउन में जी रहा है। उद्योग, धंधे, दुकान, बाजार सब बंद हैं। मजदूर और नौकरी पेशा वाले बेरोजगार हो रहे हैं। सैलरी पर भी संकट है। लोगों की जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऐसे में मजदूर शहर छोड़ गांव की ओर लौट रहे हैं। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। ऐसे में देश की इकोनॉमी को उबारने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज से इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने की तैयारी है। मध्यम, छोटे और कुटीर उद्योग को संजीवनी देने की कोशिश की जा रही है ताकि देसी प्रोडक्ट को ही ब्रांड बनाया जा सके, देश को विदेशी सामानों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। ऐसे में इंडस्ट्री को स्थापित करने की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सिंगल विंडो की भी व्यवस्था करनी होगी। अगर ऐसा होता है तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, देश फिर से आत्मनिर्भर हो सकता है। लेकिन इस बीच सवाल भी कई हैं। क्या ये ऐलान केवल घोषणा तो बनकर नहीं रह जाएगा? पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी के लोकल के लिए वोकल के ऐलान के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का ब्रेकअप बताया। कोरोना महामारी से संकट में पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 15 अहम कदम उठाए हैं। देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई सेक्टर पर सरकार ने विशेष जोर दिया है। एमएसएमई सेक्टर करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ऐसे में इसको बूस्ट करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी। एमएसएमई के तहत लोन के लिए किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इसका फायदा 45 लाख उद्योग उठा सकेंगे। कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। मुश्किल में घिरी राज्यों की पावर जनरेटिंग कंपनियों को उबारने के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे बिजली उत्पादन और वितरण बढ़ने में आसानी होगी। कोरोना संकट में लोगों की नौकरी बची रहे, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज दिया है। ऐसी कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो उनके पीएफ का पैसा सरकार देगी। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 24% हिस्सा सरकार उनके पीएफ में जमा करेगी। कि जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने जिस पैकेज का ऐलान किया, उसका अर्थशास्त्री स्वागत कर रहे हैं। अर्थशास्त्री की माने तो वो दिन दूर नहीं जब भारत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। कि इसके एलोकेशन और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में कोई माल प्रैक्टिसेस, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस, कोई एनोमलीज ना हो, इसके लिए डिजिटल, टेक्नोलॉजिकल और मैन पावर रिसोर्सेज का कितना बेहतर और सही इस्तेमाल होता है, ये कहीं ज़्यादा बड़ी बात होगी। हम लोगों के लिए एक जीवनी की तरह से आई है, एक राहत के रूप में आई है और हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि इससे हमको जो इंडस्ट्रीज है, क्योंकि उन्होंने उसमें सभी का मेंशन कराया कि भाई इसमें हम चाहे वो लघु उद्योग हों, चाहे वो छोटे उद्योग हों, चाहे वो एमएसएमईज हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो लेबर हो, मतलब हर विभाग को उन्होंने उसको कवर करा है कि हर विभाग को उससे राहत मिलेगी। जबकि विपक्ष को अभी भी इस विशेष पैकेज में खामी नजर आ रही है। हालांकि दबे मन से विपक्ष भी देसी ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम की तारीफ कर रहा है। जिन नौजवानों की और जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, क्या उनके लिए कोई सरकार ने निर्णय किया है? तो लगातार हम ये कहते आ रहे हैं कि सरकार को स्पष्ट नीति बतानी पड़ेगी। घोषणाएं प्रधानमंत्री इससे पहले भी करते रहे। तो सवाल यही है, देश की जनता पूछ रही है, हिंदुस्तान का 125 करोड़ नौजवान पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन कब आएंगे? प्रधानमंत्री जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की उन्होंने घोषणा की है।
अब प्रश्न ये उठता है कि 20 लाख करोड़ रुपया वो लाएंगे कहाँ से। जो बजट उन्होंने 25 लाख करोड़ का पास किया है उसमें से कहाँ कहाँ कटौती करेंगे। जब बजट लाएंगे ही नहीं, बजट का उनके पास व्यवस्था ही नहीं है। सरकार के फैसले पर विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन कोरोना संकट से उबरने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जिस तरह से देसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का मन बनाया है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल भी कई हैं। क्या लाल फीताशाही सरकार के मंसूबों पर हावी तो नहीं हो जाएगी? क्या आसानी से स्टार्टअप करने वाले को लोन मिल पाएगा, या फिर वो दफ्तरों के चक्कर लगाते रहेंगे? टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ ओपी मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मित्र प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ लेबर एक्टिविस्ट हैं। दीपक मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। इसके अलावा डॉक्टर अखिल स्वामी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, अर्थशास्त्री। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी अमित सिंह कानपुर से जुड़ गए हैं, और साथ ही अभी थोड़ी देर में मेरे सहयोगी निखिल शर्मा लखनऊ से जुड़ेंगे। बड़ा सवाल अहम है कि आखिर एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे होगा? सपना बड़ा है, कितना वक्त लगेगा, और आत्मनिर्भर अभियान जो है वो कितना कारगर साबित होगा। दीपक मिश्रा जी, सब ठीक है? कल प्रधानमंत्री ने दिशा दी, आज पूरा खाका रख दिया वित्त मंत्री ने। जी देखिए, विरोध के लिए विरोध करना अतिरंजित कृत्य होता है। यह सही है कि प्रधानमंत्री जी के कई वैचारिक अवधारणाओं से हम लोग सहमत नहीं है, लेकिन जो कार्य उन्होंने कल किया, जो घोषणा उन्होंने की, उसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं। देश को एक पंप प्राइमिंग थियरी, डिडले डिलर्ड ने जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था संकट में थी, जॉन मेनार्ड कीन्स और डिडले डिलर्ड की जोड़ी अर्थशास्त्रियों की बड़ी जोड़ी है, जिसने इस तरह की बात पंप प्राइमिंग थियरी दी थी, उसी के तहत इन्होंने यह काम किया है। अच्छा है, लेकिन महोदय मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यह कदम जो उन्होंने उठाया है वह एक हफ्ते पहले भी उठाते तो अच्छा था। विलंबित न्याय जो होता है ना, वो अन्याय के समकक्ष होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने लाल फीताशाही की भी बात की, जब मैं आ रहा था आपके डिबेट में, गोमती नगर के पुल से गुजरा तो कुछ बच्चे नंगे पांव, 4-5 बच्चे थे, वो पैदल आ रहे थे। मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हरदोई से आ रहे हैं और बस्ती जाना है। मेरे बैग में कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, कुछ फुटकर पैसे होते हैं, हमने उनको दिया, आगे बढ़े। यानी कि पहले की जो घोषणाएं थीं, वह घोषणाएं अभी तक मूर्त रूप नहीं न ले सकी। ट्रेनों के हालात आप देख ही रहे हैं। तो नई, वो कहते हैं ना कि नए सुबह पे नजर है, मगर ये भी डर है, ये शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुंचे, कहीं यह घोषणा भी पूर्व कालीन घोषणाओं के तहत महज घोषणा न रह जाए। अब आप दूसरी बातों पे आइए। 30,42,230 रुपए, यही तो भारत का रेवेन्यू है ना। इन्हीं में से तो इन्हें अर्जित करना है। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहूंगा, जो बात बहुत डंके की चोट पे हर भारत, जो राष्ट्र मन का सवाल है, ये मेरे मन का सवाल नहीं है, मैंने तो पहले ही प्रशंसा उनकी कर दी, यह राष्ट्र मन का सवाल है कि कहीं यह जो रुपए की बात है, कहीं यह पुराने बजट का रैपरिंग तो नहीं है। यह बजट कहां से आएगा, किस तौर तरीके से खर्च किया जाएगा, यह पूरा ठीक है ना दीपक मिश्रा अच्छा साहब होता अगर माननीय वित्त मंत्री महोदया इसको रेखांकित। ओपी मिश्रा साहब भी हमारे पैनल में हैं और पेशे से सीए भी हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि कहां से पैसा आएगा, कहां जाएगा। बताइए ओपी मिश्रा साहब, कहां से आएगा पैसा? भाई सवाल पूछने का अधिकार तो सबका है। देखिए रंजीत जी, आज जो हमारे वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की है, इसका जो पिछला बैकग्राउंड है, कल का हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भाषण, उस भाषण के 3 महत्वपूर्ण बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा, और उसके बाद आज का जो उनका घोषणा है मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। कल प्रधानमंत्री जी ने 3 बातें रखी। पहला रखा उन्हें आत्मविश्वास संकल्प के साथ। दूसरी बात उन्होंने रखी, अब हमें चाह भी है और राह भी है। तीसरी बात उन्होंने रखी, लैंड, लेबर एंड लिक्विडिटी। आप देखेंगे इन तीनों बातों का जो समायोजन है, वो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज के लिए प्रधानमंत्री ने बात किया,
और आज जो वित्त मंत्री जी ने उस घोषणाओं की शुरुआत भर की है, जो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इसकी अभी कल परसों अगली कड़ी, अभी कई कड़ियां आनी है। इस कड़ी में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो हमने प्राथमिकता दी, इस सरकार ने प्राथमिकता दी, वो दिया है एमएसएमई सेक्टर को, सूक्ष्म छोटे और मझोले सेक्टर को जो हमने प्राथमिकता दी। उसके लिए जो हमने पहला पैकेज दिया 3 लाख करोड़ का, और जो सेक्टर की डेफिनेशन थी उसको भी हमने रिवाइज किया। उसके बाद से जो अभी आप देखेंगे कि 15,000 से कम में जहां पे सैलरी मिलती थी वहां ईपीएफ का पैसा था 24%, वो सरकार ने देने का निर्णय लिया। एमएसएमई में जो हम लोन देंगे आप ही ने नहीं, कल हमने भी बहुत ध्यान से सुना था प्रधानमंत्री के भाषण, कई सारी जी कल हमने भी बहुत ध्यान से सुना था। 33 मिनट के भाषण में 28 बार उन्होंने आत्मनिर्भर का होने का जिक्र किया। बहुत अच्छा है सर। ये तो बता दीजिए पैसा आएगा कहां से, सब लोग ये जानना चाहते हैं। सारी बातें कर गए आप, बिल्कुल सवाल का जवाब आपने दिया नहीं सर। देखिए, हमने ये नहीं कहा है कि हम फ्री में कोई रेवड़ी बांट रहे हैं। हमने उद्योगों को प्रमोशन के लिए ये एक पैकेज दिया है, जो हम अगर उद्योग को प्रमोट करेंगे, एसएमएमई को प्रमोट करेंगे, उनको पैसा देंगे, तो वो हमें पैसे को रिफंड करेंगे, वो हमें कमा के देंगे। जब वो पैसे को वापस इकोनॉमी में लाएंगे तो वो वहां हमें रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, कमाएंगे तब देंगे, कहां से आएगा सर? तो जो उत्तर आपसे मैं देखिए सर, मेरा अर्थशास्त्र बहुत कमजोर है, आप पेशे से हैं सीए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये पैसा कहां से आएगा, और ये सवाल विपक्ष भी पूछ रहा। बता दीजिए सर, एक लाइन में खत्म करिए ना, अखिल स्वामी के पास मैं जाऊं। देखिए, इन सारे पैसों को नहीं मैं आपको बता रहा हूं, आप ही को समझने की कोशिश कीजिए। ये पैसा हमारे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही इन सभी को लोन के रूप में दिया जाएगा, और वो एक पैकेज के रूप में होगा। जो लोन जो लोन पहले बैंक साधारण देते रहे हैं, उस लोन से अलग है। इसकी एक समय सीमा है और ये विदाउट कोलेटरल है। तो मैं ही कह रहा हूं, जो ये पूरा पैकेज है, ये बैंकिंग के थ्रू ही सिस्टम में जाएगा। ये पूरे बैंकिंग के थ्रू सिस्टम में प्रॉपर चैनल से जाने वाला है, और जिससे रोजगार उत्पन्न करने की हमारी प्राथमिकता है। और उस प्राथमिकता में एमएसएमई डॉक्टर अखिल स्वामी साहब, मैं आपसे भी ये समझना चाहता हूं सर, कितना फायदा होगा ये हम समझ लेंगे आपसे, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, वे पैसा आएगा कहां से, इसका जवाब है क्या, और इसका जवाब है तो इसका सही जवाब क्या है सर? देखिए, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि यहाँ पैसा आने की कोई सवाल ही नहीं है, पैसे की कोई समस्या ही नहीं है। देखिए, 2 पॉलिसीज होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट का काम, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई का काम। और बैंक जो लोन देता है, बैंक के पास लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं है। आज जो समस्या है वो ये है कि जो एमएसएमई है वो लोन लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जो पहले के लोन उसने ले रखे हैं उनको ही रिपेमेंट करने में उसको परेशानी आ रही है। उसके जो इंटरेस्ट पेमेंट है और प्रिंसिपल पेमेंट है उसकी परेशानी आ रही है। तो पैसा सरकार को नहीं देना है, पैसा बैंक को देना है, और आरबीआई उसका रेगुलेटर है, और बैंक के पास लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं है। आज की तारीख में जब पूरा जो आर्थिक पहिया आपका थम गया है, उस समय कोई लोन लेने वाला नहीं है। जो भी हो रहे हैं वो लोन रीस्ट्रक्चर हो रहे हैं। सिकनेस में ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, नए पैसे की आवश्यकता, और न सरकार का इसमें कोई योगदान है। तो सरकार को तो न का पैसा कहीं से लाना है और न किसी को देना है। ये तो पैसा बैंकिंग सिस्टम में है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी है जिसका फिस्कल पॉलिसी कोई लेना देना नहीं। अब जो सवाल है कि अगर 3 लाख करोड़ को आप पैकेज कहते हैं, ये पैकेज नहीं है, ये लोन है। अगर मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम तो लोन देता ही आया है, बैंक का काम ही ये होता है कि डिपॉजिट्स के माध्यम से लोगों से पैसा लेना और इंडस्ट्री को लोन देना। ये पैकेज कब है? ये तो हमेशा से अनादिकाल से होता आया है। अब प्रश्न ये है कि जो एक इंडस्ट्री है आज की तारीख में, क्योंकि 2 महीने से करीब करीब वो ठप है, तो जो उसने पुराने लोन लिए हुए हैं उनका रिपेमेंट करने में वो अक्षम है, जो उसके एम्प्लॉइज हैं उनको तनख्वाह देने में अक्षम है। अब आप उससे कहें कि साहब वो तो चलिए आप अपना पेमेंट करते रहिएगा, आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, कोई बात नहीं, हमसे और पैसा ले लीजिए। अब ये बताइए कि जिसको पुराने लोन को रिपेमेंट करने में परेशानी आ रही है, अगर आप उसको 3 लाख करोड़ का लोन और दे देंगे तो पुराने लोन के साथ नए लोन का रिपेमेंट वो कैसे करेगा? कैसे करेगा? ये बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है आपका। ये सवाल का जवाब मैं ओपी मिश्रा साहब से लूंगा, लेकिन मित्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मित्र प्रकाश जी बताइए, आज जो घोषणाएं हुई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगती हैं? पहले तो
धन्यवाद, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। दूसरा ये कि जो पहली बार मजदूरों को ऐसी स्थिति आई है कि जब कल प्रधानमंत्री जी ने बोला, आवाज़ मेरी दोबारा आ रही है, क्या आपको मिल रही है? जी आप बोलिए सर, सुन पा रहे हैं हम। हाँ, तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कल प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे तो पहली बार मजदूरों को एक रिलीफ मिला कि प्रधानमंत्री नेशनल मंच से बैठ के बोल रहे हैं। और सारे मजदूर, अभी तक मैं आपके चैनल पे जब डिबेट करने आता था तो मैं काफी अग्रेसिव रहता था, जब उनको ट्रेनों से भर के आते हुए देखता था और काफी समस्याएं देखता था, रोडों पे वो पैदल चलते थे। तो कल जो 20 लाख करोड़ जो एक आंकड़ा है वो सामने आया तो हम लोगों को काफी खुशी हुई। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ये 20 लाख करोड़ मजदूरों तक कैसे पहुंचेंगे? ये उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे जो 25 लाख यूपी में आए हैं और 35 लाख बिहार में आए हैं? उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? क्या वो जो जहां पे वो पहले काम करते थे उस हिसाब की यहाँ कंपनियां लग पाएंगी? क्या ये स्थिति आ पाएगी कि जैसे वो पहले काम करते थे उनको उतना पैसा मिलता था, उनको अपने प्रदेश में उतना पैसा मिल पाएगा? ये 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सरकार से हैं, जो वाजिब प्रश्न है, जो पूछना बनता है। लेकिन जो सरकार का कल कदम रहा है वो वाकई काबिले तारीफ रहा है कि इतना बड़ा उन्होंने पैकेज दिया, मजदूरों के लिए दिया, आम लोगों के लिए दिया, जो लोग मिडिल क्लास है उनके लिए दिया। तो यही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या ये जो पुरानी पॉलिसी होती थी कि सरकार से 100 रुपए चलता है और मजदूरों तक 1 रुपए पहुंचता है, पहले की पॉलिसी थी, अगर ये उसी तरह रही तो निश्चित रूप से कि ये हवाई साबित होगी और फिर मजदूर धरे। चलिए सर, मैं आता हूँ आपके पास दोबारा। अमित सिंह हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। अमित बताइए, आपके उद्योग जगत में जो लोग हैं, कानपुर में एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, उनसे बात हुई है, इस ऐलान के बाद उनका क्या कुछ कहना है? देखिए अंजित, अगर हम कानपुर की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में कानपुर एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर एमएसएमईज का ये हब माना जाता है और करीब करीब 30 से 35 हज़ार छोटे बड़े लघु उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। इनसे जुड़े लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका तो ये मानना है कि जो आज ऐलान हुआ वो वास्तव में एमएसएमईज के लिए एक किक स्टार्ट है, एक बूस्टर के रूप में ये काम आएगा। लेकिन जो अंदेशा है, जो उन लोगों के मन में आशंका है, वो इसी बात को लेकर है कि ऐलान तो कर दिया गया लेकिन जो नीचे की जो प्रक्रिया है, जो लाल फीताशाही है, वो क्या उनसे वो लोग पार पा पाएंगे? क्योंकि ऐलान तो इससे पहले भी बहुत होते आए हैं और इसीलिए उन लोगों का ये मानना है कि समय बताएगा कि जो ऐलान किया गया है उसका फायदा उन लोगों को कितना मिलता है। और इस बात का उपयोग, इस बात से समझा जा सकता है कि जब सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था तो एक अच्छे कॉज के साथ किया था ऐलान, लेकिन जब बैंकों में ये बात गई और बैंकों के जो अधिकारियों ने मिलकर जो काम किया, कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मंशा थी उस पर डेंट लगाने का काम किया। तो वैसे ही सवाल यहाँ भी खड़े हो रहे हैं, लोग उससे आशंकित है कि क्या वाकई जो ऐलान है उससे उनका जो काम है वो पूरी तरीके से होगा? क्योंकि जो पहले से बैंकिंग की अगर हम बात करें तो पहले से बहुत से ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग है और बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेकर ये जो उद्योग के धंधे से जुड़े लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो फिलहाल खुशी बहुत है उन लोगों के अंदर, लेकिन इस बात को लेकर आशंका भी है कि जो ये ऐलान किया गया है वो कहीं लाल फीताशाही में फंसकर न रह जाए। ठीक है दीपक मिश्रा जी, मुझे लगता है जो आपने शुरुआत में सवाल उठाया था उसका जवाब तो अब आपको मिल गया होगा। दीपक मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा। ओपी मिश्रा साहब, मुझे एक बात बताइए, जो बात अखिल जी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जो पहले से लोन चल रहा है वो तो चल ही रहा है, अब आप एक नया लोन उनके सर पर रख देंगे तो भाई आदमी पहला भर नहीं पा रहा, दूसरा कहां से चुकाएगा? अभी आपके इस डिस्कशन में 2 बातें आई निकल के। पहला तो आपका बड़ा वाजिब सवाल है कि पहले से लोन चल रहा है, वो फिर लोन कहां से देंगे? हमने पहले ही कहा है कि जो अभी नया लोन देंगे, जो एमएसएमई सेक्टर नया लोन लेना, उसमें 12 महीने तक उनको कुछ भी नहीं देना है, उनको ग्रो करने का पूरा अवसर होगा ताकि वो अपने लगाए हुए बिजनेस को ग्रो करें और उससे वो कमाएं, फिर वो सरकार को रिपेमेंट करें। और दूसरा ये कि जो ये आशंका निकल के आ रही है कि ये जो पूरा पैकेज है और जो ये पूरा पैकेज और सरकार की जो मंशा है वो कहीं लाल फीताशाही में दब के न रह जाए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं और
पूरे विश्वास के बाद आपको चैनल कहता हूं कि सरकार की मंशा पे तो किसी को फर्क नहीं है और सरकार अपने पूरे योजना को जमीन पे उतारेगी। मैं आपको पूरे भरोसे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं और इसके एक एक पैसे का हिसाब होगा और बिल्कुल जमीन पे उतरेगी। आज से और हम इस पेंडेमिक से बाहर आएंगे और अभी और पैकेज आ रहे हैं लगातार 3-4 दिनों में आना। जी आज से आप देसी की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट उत्पाद किसकी तरफ? देसी। हाँ, और देखिए उत्तर प्रदेश और देखिए कल प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है वोकल लोकल ग्लोबल पूरा खाका दिया है प्रधानमंत्री जी ने और उसी के तहत हम आज एमएसएमई की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में देखिए करीब 3 करोड़ लोग इससे यहाँ पे प्रतिबंधित हैं। बोलिए सर। देखिए अजीत जी, मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? बिल्कुल आ रही सर, बोलिए आप। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए स्वदेशी की घोषणा मजेदार बात है कि विदेशी भाषा में की गई और दुर्भाग्य है कि यह कृत्य उस दल की सरकार ने किया जो दल अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल को आदर्श मानता है और हर बड़े अवसरों पे जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया को उद्धृत करता है। एक बात तो जिसकी घोषणा नहीं करते हैं स्वदेशी हम उसको जीते हैं, वो अब मैं कैसे मानूं? घोषणा नहीं करते हैं हम उसको जीते हैं, हम स्वदेशी को बस इसी पे जवाब दे देता हूं। करते हैं आप और स्वदेशी आप कितना जीते हैं, आप कितना जीते हैं स्वदेशी को? तो हम कोई एक उदाहरण में देता हूं। अरे इन्हें शांत कराइए मान्यवर, इन्हें तो डिबेट का पता ही नहीं है। ये डिबेट डिरेल्ड कर रहे हैं, ये डिबेट डिरेल्ड कर रहे हैं। लोकल इनकी आवाज म्यूट करिए, मैं स्वदेशी पे ही इनसे बात करूंगा। हो गई। अटल जी की कविता सुना दिया आपने अच्छे शब्दों में, बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं। आप कितना स्वदेशी जीते हैं इसका उदाहरण ये लगाया जा सकता है कि आपने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों के हवाले कर दी है। 557 अरब डॉलर का कर्ज हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि एमएनसीज को जितना सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया उतना तो नेहरू की सरकार सोच भी नहीं सकती। आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप शब्दों से जीते हैं, आपके नारे तक तो अंग्रेजी में आते हैं। आप यह बताइए सीतारमन जी क्या तमिल में नहीं बात कर सकती थी? और सीतारमन जी बात करते नहीं है और हमने स्वदेशी अभियान तो दंतोपंत देवी जी के साथ गया और हमने बाहर किया अभियान के गोविंदाचार्य को। आप तो स्वदेशी का नाम ही न लीजिए, ग्लोबल की बात करते हैं। अच्छा छोड़िए, हमने मेक इन इंडिया के लिए हर वो। चलिए सर, समय अभी कम है। अखिल स्वामी साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि देसी की तरफ लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा और जो लोकल होता है वही बड़ा ब्रांड बनता है। ये संभव कब तक है इस देश में? क्या देखते हैं आप इंडस्ट्री शुरू हो, देश में सामान बने, लेकिन जो चाइना में सर सस्ता सामान आता है, बनता है, फिर कैसे मैनेज होगा ये सब? देखिए, ये तभी संभव होगा जब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप होगा, जब मास प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन को बढ़ा के हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट को कम कर पाएंगे। देखिए, वरना उपभोक्ता जो है सस्ते सामान की तरफ जाएगा और चाइना उसका फायदा उठाता है। इसके लिए हमारा जो एमएसएमई है, हमारा जो इंडस्ट्री है, उसको सशक्त होना पड़ेगा, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, आबाद जो उसकी पूरी नेटवर्किंग है वो होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल साइकिल उसकी आबाद होनी चाहिए। अगर ये होगा तभी हम इंटरनेशनल कंपटीशन में खड़े हो पाएंगे। हमारे जो एक पूर्व प्रवक्ता ने कहा कि हम इसमें मोरेटोरियम देंगे। देखिए, कोई भी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी साहब हैं, जो भी लोन दिया जाता है नया या पुराना, मोरेटोरियम सब में होता है और मोरेटोरियम में केवल इंटरेस्ट चार्ज होता है, प्रिंसिपल नहीं चार्ज होता जी। कोई भी लोन दिया जाता है 1 साल के बाद ही उसका या 2 साल के बाद उसका प्रिंसिपल लिया जाता है, इंटरेस्ट की तो अदायगी शुरू हो जाती है। ठीक है सर। तो स्वदेशी की भावना तभी संभव होगी जब हमारी इंडस्ट्री को एक मजबूत संबल मिलेगा, वो मजबूत आधार पे खड़ा होगा, बैंकिंग सिस्टम सही होगा, कैपिटल मार्केट सही होगा, पूंजी को वो उठा पाएगा और मास प्रोडक्शन करके। मित्र प्रकाश जी, आपसे मैं माफी चाहता हूं सर, दूसरा सवाल आपसे नहीं ले पा रहा हूं, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वदेशी की तरफ भारत बढ़े, इसके लिए कोशिश लगातार जारी है और उम्मीद है कि जल्द सबको सफलता भी मिलेगी। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।